हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। और आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। कल हमने फर्स्ट चैप्टर कर दिया था और आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, जो है हमारा भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट मी, कि मैं आप लोगों को आगे और भी अच्छे से अच्छे जो है नोट्स बता सकूं। और मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं जल्द से जल्द नया फ़ोन ले सकूं, क्योंकि हम इतने रिच नहीं है कि एकदम से चीज़ें ले लें, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं नया फ़ोन ले सकूं, अच्छा सा आप लोगों को जो है क्लियरिटी के संग आप लोगों को नोट्स जो है बता सकूं, आप लोग देख सको। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के नोट्स, जो अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। ज्योग्राफी फिनिश होने के बाद हम लोग जो मेरा हिस्ट्री का भी 6th-7th के नोट्स रहते हैं उनको हम करेंगे। उसके बाद ही फिर हम लोग आगे जो है इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी है, आप लोगों का साइंस है, उनके नोट्स को बनाएंगे, उनको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इनको नोट करिए, रेडी करिए, आप लोग रिवीजन करिए। स्टडी आप लोगों की छूटनी नहीं चाहिए, बंद मत करिए आप लोग स्टडी को अपनी। और ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पूरा बेस है आप लोगों के एवरी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी वन लाइनर आता है तो कभी सेंटेंस के रूप में ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करना इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को, ताकि आप शेयर करोगे तो ताकि दूसरे बच्चों को अगर ज़रूरत है, आप लोगों को नहीं पता है कि वो कुछ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग छुपाते हैं, लेकिन आप लोग उनको शेयर कर दोगे तो ये कि क्या पता उनके काम का हो, उनको कुछ मेरे इस वीडियो में उनको कुछ इम्पोर्टेंट लगे, उनको हेल्प मिले। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। चैप्टर लेंथी हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को एक बार में ही इतने अच्छे से नोट्स मिलेंगे ताकि आप लोग प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकें। भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। अब हम भारत के भू आकृतियों की विशेषताओं तथा संरचना के बारे में जानेंगे। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भ है निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ अन्य छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव व उत्पन्न होता है, जिसके कारण वलन ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय शैलों में जब दबाव उत्पन्न होगा तभी जो है वलन ज्वालामुखी क्रिया होगी। अब है प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन सी है? अभिसारी, परिसीमा, पहले कुछ जानते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी, परिसीमा। अपसारी, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो क्या है? अभिसारी परिसीमा। ठीक है, नेक्स्ट है जो थर्ड है, रूपांतर परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रूपांतर परिसीमा। भारत के वर्तमान स्थल आकृतियों का विकास भी इस प्रकार की गति से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण। इसको हम अच्छे से जानेंगे, थोड़ा डीपली है, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर आप लोग
DR खुल्लर बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत डीप मिलेगा, बहुत मोटी बुक है वो। तो इसीलिए इस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि आप लोग ये नोट्स पढ़ें और इनको रिवाइज करें, और क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसके पश्चात यह यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके परिणाम स्वरूप वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। ठीक है। अब जानें आप कि किस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण। हिमालय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। तो पहला है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह 24 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। यह कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा है तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, याद रखें कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। हिमालय को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। आप मैप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, वहाँ पे आप साथ साथ में बनाते भी रहिएगा, अगर नहीं है तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग उसको नोट करिएगा। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, यह उत्तरी भाग में श्रृंखला है, यानी कि उत्तरी भाग की श्रृंखला है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई, ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, जिसका क्रोड बना है ना वो ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, यानी कि हमेशा ऑलवेज जो है बर्फ से ही ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी बीमारियों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है हिमाचल या निम्न हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैली से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 यानी कि 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है तथा धौलाधार महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जो है थर्ड हमारा वो है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जो भारी श्रृंखला होगी उसको क्या कहेंगे? शिवालिक। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी है। दिव्य हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये आप लोगों को जो है 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। अब है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र
तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी कि द्रोणी में जलोढ़ों का जो निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर हुआ। ठीक है, इतने इसका क्षेत्र है, कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु तथा इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर या तिस्ता, घग्गर तथा तिस्ता, ठीक है, सॉरी, घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे। ठीक है, पहला है यहाँ पर नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब है सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात होती है या देखी जा सकती है। थर्ड पॉइंट है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भाबर है एक जो हमने इससे पहले पढ़ा है, और यहाँ पे भांगर। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इसका, फोर्थ का, इसका जो हमने अभी पढ़ा था कि आकृति भिन्नता के आधार पर जो है उत्तरी मैदानों को जो है 4 भागों में बांटा जाता है। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था
तथा यही कारण है कि यह प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य उच्च भूमि। जब हमने 2 पॉइंट देखे ना पठार के, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बुलई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल है, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा इससे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं है। अब जैसे उसके 2 ऑप्शन आए थे वहाँ पर, एक आया था आपका मध्य उच्च भूमि, फिर आया दक्कन का पठार। अगर यहीं से रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड किया है। उनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया है। कभी कभी दक्कन के पठार के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ वो पॉइंट आपको मैंने 2 बताया, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाती तो यहाँ पे ये चीज़ें रह जाती, तो फिर आप लोगों को दोबारा मेंस के लिए अगर जब तैयारी करते आप लोगों को फिर से नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे वो दिक्कत आ जाती। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप लोग एक बार नोट्स बनाएं, लेकिन बेस्ट बनाएं। ठीक है, अब है दक्कन का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ठीक है, आप मैप देखेंगे, मैप में आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंग्लोय पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कभी यहाँ पे इस तरह से आपको नाम दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे नोट रखना है आप लोगों को। यह एक अंत के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, उनके बारे में जानेंगे। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दर्रे हैं, दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है।
पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। याद रखेंगे आप यहाँ पे ये पॉइंट कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो सतत नहीं है। ठीक है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट के शीचम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जास्कर, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी कि काली मिट्टी यहाँ की विशेषता है। ठीक है, क्वालिटी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। याद रखेंगे आप लोग ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी क्वालिटीज़ दी गई हैं और यहीं से आपको डाइवर्ट करके पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ जल नहीं मिलता है, जिससे वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। याद रखेंगे आप, भारतीय मरुस्थल की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। ठीक है, आप लोगों को शायद यहाँ पे ना दिख रहा हो, तो ये लूनी। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं, उनको जानेंगे। तट के उत्तरी भाग कोंकण यानी कि मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को अलाबार तट कहा जाता है। तो कौन कौन सा है? कोंकण, कन्नड़ और अलाबार। याद रखने हैं आपको। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट है द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी शामिल है। लक्षद्वीप जानते हैं पहले, और अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो पहले हम इसको जानते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल यानी कि छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लेकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। अब तो देख ही ना लक्षद्वीप में कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मालदीव वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ तो यहाँ जाओ, अपने भारत में ही घूमो।
यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावस्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है लेकिन वहाँ पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, जो लास्ट है आप लोगों का वो है अंडमान एवं निकोबार। बंगाल की खाड़ी उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ठीक है, यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निर्माजत पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। याद रखेंगे आप इस पर्वत का नाम भी, कहीं पूछ लिया जाता है, आप पूछ लिया भी जा सकता है और सेंटेंस बना के भी दिया जा सकता है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। ठीक है, एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत डीपली में है था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से समझोगे, देखोगे तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। अगर आप डी आर खुल्लर रहोगे तो उसमें भी आप लोगों को यही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें बहुत डीपली है, बहुत मोटी बुक है वो, तो इसलिए मैंने आप इस तरीके से नोट्स रेडी करे हैं ताकि आप लोग एक ही बार नोट्स बनाएं और आप लोगों की तैयारी जो है साथ साथ मेंस की भी होती रहे। क्योंकि अगर आप लोगों का प्री क्लियर हो जाता है तो मुश्किल से 100 दिन होते हैं, ठीक है, या 110 दिन होते हैं, उसके बाद मेंस होता है। तो उतने में आप लोग फिर मेंस के लिए अलग से नोट्स बनाओगे तो वो टाइम जाता है। उतने दिन में जितना हो सके आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट मी। और कल हम मिलेंगे इसके 3rd चैप्टर के साथ। 3rd चैप्टर जो हमारा अफवाह है, तो इसके नोट्स अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।